हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है जीनत और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने मैटर के पार्टिकल्स और उसके नेचर के बारे में पढ़ चुके हैं हम लोग। और अब हम लोग देखेंगे कि मैटर कितने स्टेट्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी मैटर की कितने स्टेट्स होती हैं। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू, कि आप अपने चारों तरफ के अलग अलग तरह के मैटर को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। हमने पढ़ा था कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मैटर, क्योंकि मैटर क्या होता है? मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव वॉल्यूम, ऑक्यूपाई स्पेस, हैव वॉल्यूम एंड मास। तो व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स? अब पूछ रहे हैं कि जो आपने देखा है अपने चारों तरफ मैटर को, उनकी कितनी डिफरेंट स्टेट्स हैं। वी कैन सी दैट मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स। हम देख सकते हैं कि मैटर जो हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 3 डिफरेंट स्टेट्स में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वो तीन स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइज ड्यू टू द वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि ये जो स्टेट्स बनी हैं ये बनी है मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आने की वजह से। Now let us study about the properties of these 3 states of matter in detail। और अब हम लोग यहाँ पे आगे क्या करने वाले हैं? डिटेल में इन स्टेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली स्टेट है द सॉलिड स्टेट। तो हेडिंग पड़ी हुई है द सॉलिड स्टेट। तो यहाँ पे भी हम एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.9 में राइट है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक। क्या क्या कलेक्ट करना है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। आर्टिकल का मतलब होता है वस्तु या चीज़ कोई, कि हमें ये चीज़ें कलेक्ट करनी है। क्या क्या? एक पेन, एक किताब, एक नीडल, एक सुई, नीडल मतलब होता है सुई, एंड अ पीस ऑफ वुडन स्टिक, और एक छोटी सी लकड़ी का टुकड़ा। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। अब कह रहे हैं कि ये जो आपने चीज़ें ली हुई हैं उनको कॉपी के ऊपर रख के एक आउटलाइन आपको ड्रॉ करनी है ताकि उसका शेप कॉपी में ड्रॉ हो जाए। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो क्या इन सभी का शेप डेफिनेट है और इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट हैं और इनका वॉल्यूम फिक्स्ड है? व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड? क्या होगा अगर हम इनको हथौड़े से मारें या इनको खींचें या इनको गिरा दें? ड्रॉप मतलब होता है फ्रीली से हाथ से छोड़ देना, कि इनको अगर हम गिरा दें। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर? क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं, एक दूसरे में मिल सकते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम? अब कह रहे हैं कि इनको कंप्रेस करने का ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और फिर सवाल पूछा है क्या आप कंप्रेस कर पाए? तो जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे कि यस, पेन जो होता है उसकी एक डेफिनेट बाउंड्री होती है ना। वाटर की तरह नहीं है कि जिस बीकर में भर दिया उसी का शेप ले लिया, है ना। पेन का क्या होता है? शेप फिक्स होता है, उसकी वॉल्यूम फिक्स होती है और उसकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट होती है। ऐसा नहीं है कि आपके बॉक्स में है तो पेन का शेप कुछ होगा, हाथ में आएगा तो शेप बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और जब इन्हें हैमर करते हैं, पुल करते हैं, ड्रॉप करते हैं तो उनको इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये डिफ्यूज भी नहीं होते आपस में। कंप्रेस करने की बात करें अगर, तो कंप्रेसिबिलिटी भी बहुत कम होती है, बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं होते हैं। तो राइट है आगे, ऑल द अबव एग्जाम्पल्स आर ऑफ सॉलिड, यानी कि ऊपर जितने भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं वो सभी सॉलिड्स के एग्जाम्पल हैं। यानी जो पेन है हमारे पास, और भी चीज़ें यहाँ पे राइट थी, पेन, वुडन स्टिक, बुक और नीडल, ये सब क्या है? ये सब सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। अब हम आगे जो पढ़ेंगे तो ये हमारे सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो सॉलिड स्टेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या राइट है? वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सभी का शेप कैसा है? डेफिनेट है, एक निश्चित शेप है, शेप बदलता नहीं है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनकी बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है, एंड फिक्स्ड वॉल्यूम्स, और इनका वॉल्यूम भी कैसा है? फिक्स्ड है। दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। और हम ये भी बोल सकते हैं कि इनकी कंप्रेसिबिलिटी
नेग्लिजिबल होती है, यानी ना के बराबर ये कंप्रेस होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है दबना, कि हम हाथ से कंप्रेस करें, प्रेस करें और ये दब जाए, तो ना के बराबर दबते हैं। सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि सॉलिड्स में एक ऐसी टेंडेंसी यानी एक ऐसी क्षमता होती है कि वो अपने शेप को मेंटेन रख सकते हैं तब भी जब भी उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। तो क्या कह रहे हैं कि सॉलिड्स में अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा दें तो वो टूट तो सकते हैं लेकिन अपना शेप चेंज नहीं करेंगे, तो इसलिए हम कहेंगे सो दे आर रिजिड। तो ऐसी सारी चीज़ें जो टूट जाएं लेकिन शेप चेंज ना करें, इनका शेप चेंज ना हो, तो वो रिजिड कहलाएंगी। तो क्या हो गया यहाँ पे सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, कि सॉलिड कैसा है, रिजिड होता है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, सॉलिड का डेफिनेट शेप होता है, उसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है, और जब कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है तो फिर वो कैसे हो जाएंगे, रिजिड हो जाएंगे, क्योंकि उनका शेप जल्दी से चेंज नहीं होता है। अब आगे राइट है, कंसीडर द फॉलोइंग, यानी इन सारी सिचुएशन को कंसीडर कीजिए, अज्यूम कीजिए। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड। अब कह रहे हैं कि अब आप एक रबर बैंड के लिए क्या कहेंगे, जो हम बालों में हेयर टाई यूज़ करते हैं, रबर बैंड, या जो पतली वाली एक रबर बैंड आती है उसकी बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि कैन इट चेंज इट शेप ऑन स्ट्रेचिंग, क्या ये अपना शेप बदलती है खींचने पर, इज इट द सॉलिड, क्या ये सॉलिड है। और बी पॉइंट में राइट है, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, तो फिर सॉल्ट और शुगर के लिए क्या कहेंगे, व्हेन केप्ट इन द जार दीज टेक द शेप ऑफ द जार, जब ये जार में रखी जाती हैं तो ये जार का शेप ले लेती हैं, जो शुगर और सॉल्ट है। तो आर दे सॉलिड, तो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या ये सॉलिड है शुगर और सॉल्ट। व्हाट अबाउट अ स्पंज, एक स्पंज के बारे में क्या कहेंगे, इज इट अ सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, क्या ये एक सॉलिड है जबकि हम इसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, एंड वाई, क्वेश्चन पूछा है कि क्या सॉलिड है, और अगर सॉलिड है तो फिर हम इसे कंप्रेस कैसे कर पा रहे हैं। तो अब आगे इनके आंसर्स लिखे हुए हैं, एनसीईआरटी बोलती है ऑल द अबव आर सॉलिड, ये सभी क्या है, सॉलिड है, क्योंकि जो एक रबर बैंड है जो स्ट्रेच करने पर शेप तो बदल देती है लेकिन अपने शेप को वापस से रीगेन कर लेते हैं। क्या राइट है, आर रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, क्या राइट है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, तो जब फोर्स हटा दिया जाता है तो वो अपना शेप वापस से रीगेन कर लेती हैं, जिस शेप में थी वैसे ही हो जाती हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और अगर उसी रबर बैंड पर हम बहुत हद से ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो रबर बैंड क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट के लिए जो हम लोग सॉल्ट और शुगर के शेप की बात कर रहे थे कि वो बीकर का शेप ले लेती हैं या जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसका शेप ले लेती हैं, तो द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल और सॉल्ट शुगर रिमेन्ड फिक्स्ड। क्या कह रहे हैं कि भले ही हमने बीकर में रखा या हमने किसी कंटेनर में रखा तो उसने उसका शेप ले लिया, लेकिन इंडिविजुअल जो क्रिस्टल था, एक एक उसका जो दाना है शक्कर और नमक का, तो वो जो है उसका शेप कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। वेदर वी टेक इट आवर हैंड, चाहे भले हम उसे अपने हाथ में ले लें, पुट इट इन अ प्लेट, ताकि चाहे हम उसे एक प्लेट में रख दें, और इन अ जार, या हम उसे एक जार में रख दें, शेप तो बदलेगा ये, लेकिन हम किसकी बात करेंगे, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात करेंगे, जो उसके इंडिविजुअल शुगर के और सॉल्ट के क्रिस्टल्स है ना, उनका जो शेप है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, इसलिए इसको सॉलिड कंसीडर किया जाएगा, और ये सॉलिड है भी। फिर थर्ड में अ स्पंज हैज़ माइन्यूट होल्स, तो स्पंज जो होता है अगर आप उसे करीब से देखेंगे तो जानेंगे कि उसमें छोटे छोटे होल प्रेजेंट होते हैं, इन विच एयर इज ट्रैप्ड, जिसमें एयर क्या हो जाती है, फंस जाती है। तो जब हम उसे प्रेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना वी आर एबल टू कंप्रेस इट, तो हम जब उसे प्रेस करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो जो एयर उसके अंदर फंसी हुई होती है वो एयर बाहर निकलती है, दैट्स वाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट। तो दो क्वेश्चन पूछे थे, स्पंज इज अ सॉलिड, यस वी कंसिडर स्पंज एज सॉलिड, और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा था देन व्हाई वी आर एबल टू कंप्रेस इट, कि हम इसे फिर कंप्रेस क्यों कर पाते हैं, तो वी आर एबल टू कंप्रेस इट बिकॉज जब उसमें वो जो एयर फंसी हुई होती है तो हमारे प्रेस करने से वो एयर बाहर निकल जाती है। तो ये था हमारा सॉलिड स्टेट के बारे में। नेक्स्ट जो हमारी स्टेट है द लिक्विड स्टेट, नेक्स्ट स्टेट का नाम है द लिक्विड स्टेट।
तो लिक्विड स्टेट के लिए भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.10, कलेक्ट द फॉलोइंग। हमें ये सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है। क्या क्या? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, अ कोल्ड ड्रिंक, है ना, पानी चाहिए और खाना बनाने वाला तेल, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे हमें कलेक्ट करनी है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर्स, यूज अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कह रहे हैं कि अब आपको क्या करना है कि अलग अलग शेप के कंटेनर लेना है ना, जैसे ग्लास ले लिया, किसी ने पतीली ले ली, इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी है। पुट अ 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर, इन सभी कंटेनर में 50 ml पर मार्क कर दीजिए, है ना। किसका यूज़ करके? यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। जैसे आपको मालूम है कि एक टेस्ट ट्यूब है जो 50 ml का है, तो उसमें से आपने जो भी फिलअप किया, इनमें से कुछ भी पानी जैसे फिलअप कर दिया हमने, लेट सपोज, तो पानी फिलअप करने के बाद जो दूसरे शेप का आपका था, आपको पता लगाना है कि 50 ml कहाँ पे है, तो जैसे आप उसको पोर करेंगे तो 50 ml भर जाएगा वो, तो बस वहीं पे मार्क कर दीजिए। तो मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ करते हुए आपको डिफरेंट कंटेनर्स को मार्क करना है 50 ml पर। अब आगे राइट है, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। क्या होगा अगर ये लिक्विड फ्लोर पर फैल जाए, है ना, यानी कि पानी है, जैसे पानी फ्लोर पर फैल जाए तो पानी फैल जाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे शेप का था वैसे ही रह जाए। जैसे आपका पेन था, आप राइट कर रहे थे और आपके हाथ से गिर के ज़मीन पे गिर गया, तो वो उसका शेप नहीं चेंज होगा, जैसे आपके हाथ में था वैसे ही ज़मीन पे पड़ा होगा। पर पानी के साथ क्या होगा कि पानी जब ग्लास में था तो ग्लास के शेप का था, और जब ज़मीन पे गिर गया तो पूरा ही फैल गया, यानी वो अपना शेप मेंटेन नहीं कर पाया। आगे राइट है यहाँ पे, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर 1 by 1। यानी आपको क्या करना है, एक एक करके उस 50 ml लिक्विड को, किसी भी एक लिक्विड को ले लेना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस और कोल्ड ड्रिंक में से, और आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेनर में उसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। एक से दूसरे में डालना, दूसरे से तीसरे में डाल के आप जब देखेंगे तो डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। सही बात है, आपने 50 ml, जैसे मान लें वाटर लिया था हमने, तो वाटर लिया था अगर, तो 50 ml था, तो आप चाहे उसको किसी भी चीज़ में रखें, आप उसे बड़ी बॉटल में रखें, छोटी बॉटल में रखें, ग्लास में रखें, चम्मच में रखें, जितना भी है वो उतना ही रहेगा, उसकी क्वांटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। और क्वांटिटी को ही वॉल्यूम बोलते हैं, इसका मतलब वॉल्यूम नहीं बदलती है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, क्या जो लिक्विड है उसका शेप सेम रहता है? नहीं भाई, उसका शेप सेम नहीं रहता है। क्यों? शेप तो चेंज हो जाता है ना, ग्लास में रखोगे ग्लास के जैसा शेप, बॉटल में रखोगे तो बॉटल के जैसा शेप। उसके बाद राइट है, व्हेन यू पोर अनदर लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर डज इट फ्लो इजीली। यानी कि कह रहे हैं कि जब आप एक चीज़ से दूसरी चीज़ में, है ना, उसे ले जाते हैं, जो लिक्विड है आपका, तो क्या वो फ्लो कर जाता है इजीली? बिल्कुल सही बात है। हमें उसको ऐसा थोड़ी ना है कि पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डालना है तो चम्मच से करोच करोच के निकालना पड़ेगा कि नहीं भाई पानी आ जा तो दूसरे गिलास में चले जा। ऐसे थोड़ी होता है। पानी को जैसे आपको करना है कन्वर्ट, आपने उठाया और दूसरे गिलास में डाल दिया, इजीली फ्लो हो जाता है, तो इसमें फ्लूइडिटी हो जाएगी। अच्छा आगे देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हम देखते हैं कि जो लिक्विड्स हैं उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होती है। सही बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस भी किया। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि वो जिस भी कंटेनर में रखे जाते हैं उसका ये शेप ले लेते हैं। तो लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो क्या कह रहे हैं, क्योंकि लिक्विड्स फ्लो करते हैं, ईजिली फ्लो कर जाते हैं और अपना शेप बदल रहे हैं, तो हम इनको रिजिड तो नहीं कह सकते, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। तो जब रिजिड नहीं कह सकते तो हम इसे क्या बोल देंगे, फ्लूइड बोल देंगे, क्योंकि ये फ्लो भी कर पा रहे हैं। रेफर टू एक्टिविटीज 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड्स एंड लिक्विड्स कैन डिफ्यूज इनटू द लिक्विड्स। कह रहे हैं कि आप जाइए पीछे जाकर के 1.4 और 1.5 एक्टिविटी को देखिए जाकर के फिर से। वहां पे हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड दोनों ही लिक्विड में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम आपको रिमाइंड कराएं तो आपने वहाँ पे एक सबसे पहली एक्टिविटी जो थी, ये तो 1.4 1.5 की बात कर रहे हैं, सबसे पहली एक्टिविटी जो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ी थी 1.1, जिसमें हम लोगों ने सॉल्ट और शुगर को एक बीकर में डालकर मूव किया था और ये देखा था कि वो डिसॉल्व हो गया था। जो सॉल्ट और शुगर होता है वो वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। और सॉल्ट और शुगर को अभी आपने देखा सॉलिड स्टेट हेडिंग में कि हम लोग सॉल्ट और शुगर को सॉलिड मानते हैं, तो सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी में हम लोगों ने एक एक्टिविटी देखी थी कि जिसमें पोटेशियम पर मैग्नेट को
आपने पानी में डाला था, है ना, लिक्विड को लिक्विड, या डिटॉल को आपने पानी में डाला तो डिटॉल इज अ लिक्विड और वाटर इज अनदर लिक्विड, तो लिक्विड लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है और सॉलिड भी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर, और जो एटमॉस्फेयर की गैसेस हैं वो भी पानी में डिजॉल्व हो सकती हैं और डिफ्यूज भी हो जाती हैं। दीज गैसेस स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स, है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि लिक्विड अपने आप में तीनों चीज़ों को डिफ्यूज़ करा सकता है। लिक्विड अपने में सॉलिड को भी डिफ्यूज़ करा सकता है, लिक्विड को भी डिफ्यूज़ करा सकता है और गैसेस भी लिक्विड में डिफ्यूज़ हो जाती है। तो these gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animals and plants. तो ये जो गैसेस हैं कौन कौन सी, स्पेशली किन की बात हो रही है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये ज़रूरी होती हैं एक्वेटिक एनिमल और प्लांट के सर्वाइवल के लिए। जैसे हम टेरेस्ट्रियल हैं, ज़मीन पे रहते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही वो प्लांट और एनिमल्स जो पानी के अंदर रहते हैं तो उनको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, और वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेते हैं, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उससे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल, सभी जो जिंदा प्राणी हैं, लिविंग क्रिएचर का मतलब जो लोग जिंदा हैं, उनको सांस लेने की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल। द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो वही बात आगे लिखी हुई है, क्या बात लिखी है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, किस वजह से, क्योंकि जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है, इसकी वजह से वो पानी में सांस ले पाते हैं। दस वी में कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स। तो फिर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो या खुद गैस हो, वो तीनों ही चीज़ें लिक्विड में क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज हो जाती हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। क्या राइट है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन लिक्विड का है वो सॉलिड से ज़्यादा है। यानी एक जगह पे आपको वाटर में सॉलिड चीज़ कोई डिज़ोल्व करनी हो, डिफ्यूज़ करनी हो, और एक जगह पे कोई लिक्विड चीज़ वाटर में डिज़ोल्व करनी हो, तो जो लिक्विड टू लिक्विड डिफ्यूजन होगा उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, उसका रेट ज़्यादा होगा विद कंपैरिजन टू सॉलिड टू लिक्विड डिफ्यूज होने। This is due to the fact that the liquid state particles move freely and have greater space between each other as compared to particles in the solid state. ऐसा इसलिए होता है कि जो लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं और उनके बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है जब हम कंपैरिजन करते हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स से, है ना। तो ये बात हम लोगों ने सॉलिड स्टेट में नहीं बोली थी, पर सॉलिड स्टेट में ये बात भी हो जाएगी कि उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत कम स्पेस होता है, वो एकदम डेंसली पैक्ड होते हैं, और डेंसली पैक्ड है जब, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, ज़्यादा होगा। हम लोगों ने वो एक्टिविटी की थी ना जिसमें पीछे से हाथ होल्ड करने थे, 4 ग्रुप बनाए थे, एक लोगों को हाथ होल्ड करने थे, एक को सिर्फ टच करके करना था और एक को दोनों को दूर दूर रखने थे हैंड्स को, और चौथा ग्रुप उनके चेन को ब्रेक कर रहा था। तो वाली एक्टिविटीज़ में यही तो था कि जब पार्टिकल्स जो है वो क्लोजली हैं, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है और सॉलिड में मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हमने 2 स्टेट कंप्लीट कर ली है। अब तीसरी स्टेट है द गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे राइट है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून्स फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। ये तो सबने देखा है बचपन में। कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने देखा है कि कैसे एक गुब्बारे बेचने वाला बलून सेलर जो होता है वो बहुत सारे बलून्स को एक ही सिंगल सिलेंडर से भर लेता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। उससे जा करके इंक्वायरी कीजिए, यानी पूछताछ कीजिए कि कितने बलून्स को वो फिलअप कर लेता है एक सिलेंडर से, यानी कितने बलून एक सिलेंडर से भर जाते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर। उससे पूछिए कि उसके पास कौन सी गैस सिलेंडर में भरी हुई होती है। तो ये बात तो आपको तब पता चलेगी जब आप एक बलून फिलर से एक क्वेश्चन पूछेंगे कि एक सिलेंडर से कितने
कितने बलून्स भरे जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने 1 सिलेंडर बोला है। सिलेंडर के साइज़ पर डिपेंड करेगा कि हम कितने बलून्स फिलअप कर पाएंगे। वो जो बलून सेलर है वो एक सिलेंडर से कितने बलून्स फिलअप कर पाएगा। बट ऑन एन एवरेज जब एक मीडियम साइज़ का सिलेंडर होगा तो 50 to 200 बलून्स जो है एक सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज 50 to 200 बलून्स एक सिलेंडर से भरे जा सकते हैं। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और ये भी पूछना है आपको कि उस सिलेंडर में कौन सी गैस भरी हुई है। तो उस सिलेंडर में कुछ सिलेंडर्स में हीलियम गैस भरी हुई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11 जो है यानी 1.11 एक्टिविटी में राइट है, टेक 300 ml सिरिंजेस एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉर्क्स एज शोन इन फिगर 1.4। देख लेते हैं 1.4 में क्या दिखा है। ये देखिए फिगर 1.4 में आपको ये इस तरीके की सिरिंजेस लेनी है और इन सिरिंजेस के नोजल जो है यानी इनका जो आगे का पोर्शन है इसको एक रबर कॉर्क की हेल्प से कवर कर देना है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ईच ऑफ द रिमूव द पिस्टन रिमूव द पिस्टन्स फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस। तो पिस्टन क्या है, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है जिससे हमको प्रेस कर सकते हैं और इसको पुल कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका पिस्टन है इसको आपको क्या करना है, तीनों ही केस में क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। लीविंग 1 syringe untouched, fill water in the second and piece of chalk off in the third। तो कह रहे हैं कि अब आप क्या कीजिए, एक सिरिंज को ऐसे ही छोड़ दीजिए और दूसरी वाली में थोड़ा वाटर फिल कर दीजिए और तीसरी वाली में चॉक के पीसेस फिल कर दीजिए। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज, और फिर से अब वो जो पिस्टन आपने रिमूव किया था उस पिस्टन को वापस से उस सिरिंज में डालिए। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। अब क्या कह रहे हैं कि आप चाहें तो थोड़ा सा वैसलीन यूज़ कर सकते हैं ताकि सिरिंज जो है वो वापस सिरिंज के अंदर वो जो पिस्टन है वो ईजिली अंदर हो जाए जैसे पहले था। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाई पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब क्या करना है कि उनके अंदर जो हमने भरा हुआ है यानी पहले वाले में तो कुछ भी नहीं था और दूसरे वाले में आपने वाटर फिलअप किया है और तीसरे वाले में चॉक के पीसेस फिलअप किए हैं। तो अब इन तीनों ही जो सिरिंजेस हैं उनमें आपको पिस्टन को प्रेस करने का ट्राई करना है। What do you observe? आपने क्या देखा? In which case was the piston easily pushed in? और किस केस में पिस्टन easily अंदर चली गई? What do you infer from your observation? तो आप अपने इस ऑब्जर्वेशन से क्या बात कहेंगे, मतलब क्या इन्फ्रेंस होगा आपका। अब देखिए ये जो सिरिंज यहाँ पे बनी हुई है फिगर 1.4 में, इन्होंने एक में कुछ भी नहीं भरा। जब कुछ नहीं भरा है तो अंदर ऑक्सीजन तो होगी ना, ऑक्सीजन ना कहें तो हम ये कहें एटमॉस्फेयर में जो गैस प्रेजेंट होगी वो सारी ऑक्सीजन है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होगी, यानी गैस प्रेजेंट होगी यहाँ पे कोई ना कोई जो जिसमें कुछ भी नहीं किया रखा था। और सेकेंड वाले में वाटर और थर्ड वाले में चॉक के पीसेस थे। तो फर्स्ट में है गैस भरी हुई है, सेकंड में लिक्विड भरी हुई है और थर्ड में क्या भरा हुआ है, सॉलिड। तो जब इनको प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो फर्स्ट वाला था जिसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ था तो उसमें पिस्टन इजीली अंदर चला जाएगा। सेकंड वाले में थोड़ा मुश्किल होगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट, और थर्ड वाले में और ज़्यादा मुश्किल होगी विद कंपैरिजन टू सेकंड एंड फर्स्ट। यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ से हम जो इन्फ्रेंस निकाल पाएंगे। तो आगे पहले स्ट्रीट कर लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड्स। तो आप ये देखेंगे कि गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल है, यानी गैस को तो हम और ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। लिक्विड और सॉलिड से अगर कंपैरिजन करें, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर दैट वी गेट इन अवर होम फॉर कुकिंग और द ऑक्सीजन सप्लाइड टू द हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर्स इज कंप्रेस्ड गैस। तो इसका एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि जो LPG हम घरों में यूज़ करते हैं हमारे सिलेंडर में जो भरी हुई होती है, या ऑक्सीजन के सिलेंडर जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाते हैं, वो सभी क्या है, उनमें गैस को कंप्रेस करके उसमें भरा जाता है। जैसे सिलेंडर में जो LPG भरी होती है तो वो उसको क्या किया जाता है, उसको कंप्रेस कर दिया जाता है और फिर इतने छोटे से सिलेंडर में फिलअप कर लेते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज यूज्ड एज फ्यूज दीज डेज इन व्हीकल्स। तो CNG भी जो है वो भी कैसी गैस है, कंप्रेस किया हुआ है, उसको कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैसेस की, इसलिए तो CNG को भी कंप्रेस करके स्टोर किया जाता है और उसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जा रहा है आजकल व्हीकल्स में।
Due to its high compressibility, large volume of gas can be compressed into a small cylinder and transported easily. है ना, तो गैस की यही खासियत है कि गैस में क्या होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, उसको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसके चलते क्या होता है कि इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में भर करके उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ईजिली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ वॉट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाई द स्मेल दैट रीचेज अवर नॉस्ट्रल्स। हम ये जान जाते हैं कि किचन में क्या बन रहा है बिना किचन में जाए, सिर्फ स्मेल के थ्रू, है ना, जो हमारी नाक में स्मेल आ रही होती है उसके थ्रू हम ये जान जाते हैं बगैर किचन में जाए कि किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचेस, तो ये स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है। द पार्टिकल्स ऑफ द एरोमा ऑफ फूड मिक्स विद द पार्टिकल्स ऑफ एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीचेस एंड इवन फार्दर अवे। देखो, एरोमा का मतलब होता है जो खुशबू है। द पार्टिकल्स ऑफ एरोमा ऑफ फूड, कि जो फूड की जो खुशबू है, उस खुशबू के जो पार्टिकल्स हैं, यानी उससे जो भाप निकलती है जब खाना गरम गरम बनता है, वो जो खुशबू है वो उसके पार्टिकल्स जो है अरोमा के, वो किचन में फैल जाते हैं और वो एटमॉस्फेयर की गैस के साथ मिलकर के हम तक और दूर तक पहुंच जाते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, और यहीं पे आगे लिखा है कि जो गर्म खाना होता है उसकी जो स्मेल होती है हम तक सेकेंड्स में पहुंच जाती है। विद इन सेकेंड्स हम समझ जाएंगे कि क्या बना हुआ है बिना देखे। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड एंड लिक्विड। अच्छा, ऐसी ही चीज़ आप सॉलिड और लिक्विड में देखिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हो तो आँख बंद कर दें आपकी, तो आपके आप स्मेल करके बता पाएंगे कि ये कोल्ड ड्रिंक है? नहीं भाई, क्योंकि वो लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड में हम स्मेल करके इस तरह की चीज़ से हम नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्या चीज़ है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। तो क्या राइट है? यहाँ पे राइट है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स, के पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा है, गैसेस के पार्टिकल्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है और उनके बीच में स्पेस भी है, तो इसलिए गैसेस जो है बहुत ज़्यादा जल्दी क्या कर जाती हैं, डिफ्यूज़ कर जाती हैं दूसरी गैस में। तो हम लोगों ने सॉलिड में क्या देखा था? सॉलिड में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो रिजिड होते हैं, और लिक्विड की स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो फ्लूइड होते हैं, और यहाँ पे गैस की जो एक स्पेशल प्रॉपर्टी है वो ये हो जाएगा कि वो डिफ्यूज़ कर सकते हैं, दे हैव एबिलिटी टू डिफ्यूज़। इन द गैसेस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो क्या कह रहे हैं कि गैसेस स्टेट में जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो हाई स्पीड में रैंडम मूवमेंट कर रहे होते हैं। रैंडम मूवमेंट का मतलब होता है कोई एक सीक्वेंशियल मूवमेंट नहीं है, रैंडमली कोई इधर जा रहा है, कोई पार्टिकल उधर, कोई पार्टिकल इधर। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और जब ये रैंडमली मूव कर रहे हैं तो मूव करने से एक दूसरे को हिट भी करेंगे, और जिस कंटेनर में रखी है वो गैस, उस कंटेनर की वॉल्स पर भी हिट करेंगे। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द, अब देखिए हिट करेंगे तो फोर्स लगाएंगे, और फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। तो आगे राइट है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जब भी आप गैस के प्रेशर की बात करते हैं, यानी पीजी, प्रेशर ऑफ गैस की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि कितना फोर्स गैस के पार्टिकल्स ने पर यूनिट एरिया कंटेनर की वॉल पर लगाया, यानी कि वो फोर्स पर यूनिट एरिया हम कहाँ पे देखते हैं? वॉल पर देखते हैं। उसे ही क्या बोला जाता है? प्रेशर ऑफ गैस बोला जाता है। तो यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर से हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जो सॉलिड कोई चीज़ होती है तो उसके पार्टिकल डेंसली पैक्ड होते हैं, कम स्पेस होता है उनके बीच में, बहुत कम, या तो बिल्कुल नहीं होगा स्पेस या तो बहुत कम स्पेस होता है। उसके बाद जो लिक्विड है, लिक्विड में जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है। उसके बाद जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो फ्रीली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो ये थे सॉलिड, लिक्विड और स्टेट। यहाँ पर राइट फिगर के लिए ABC शो द मैग्नीफाइड स्केमेटिक पिक्चर ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे हम मोशन को भी देख पाते हैं। देखो, जब जगह नहीं है तो कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा ज़्यादा, इसलिए शेप चेंज नहीं होता, रिजिड होते हैं सॉलिड। और बी वाले में, लिक्विड में, देखो थोड़ा सा मूवमेंट हो पाएगा क्योंकि थोड़ा स्पेस है, और गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इसलिए रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का और जो प्रेशर होता है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो थोड़े बहुत क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।